नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, ब्रायना वीस्ट की द माउंटेन इज यू। इसके कुछ ज़रूरी हिस्सों पर हम गौर करेंगे। आज का हमारा मिशन है, ये जो सेल्फ सैबोटाज है, मतलब आत्म तोड़फोड़, इसकी पहेली को समझना। ये विचार कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहरी चीज़ नहीं, बल्कि हमारे अंदर का ही एक पहाड़ है। एक पहाड़ जिसे हमें ही चढ़ना है। हम कोशिश करेंगे कि इसे कहानी की तरह एक सफ़र जैसा बनाए, खासकर उनके लिए जो शायद पहली बार ऐसे विचारों से रूबरू हो रहे हैं, ताकि मतलब सुनने वाला इसे महसूस कर सके और शायद दूसरों को भी समझा सके। तो शुरू करते हैं। वो पहाड़, वो हम खुद हैं। सही कहा आपने। ये किताब इसी बुनियाद पर टिकी है कि हम अपनी उन आदतों को जो हमें रोकती हैं कैसे बदलें, कैसे उन्हें आत्म निपुणता मतलब सेल्फ मास्टरी में तब्दील करें। और ये समझना जरूरी है कि ये जो अंदर का पहाड़ है, ये चुनौतियां, ये हमारे विकास के लिए जरूरी हैं। इसे ऐसे सोचिए जैसे जंगल की आग होती है। जंगल की आग। हाँ, वो दिखने में तो विनाशकारी लगती है, पर असल में वो जमीन साफ करती है, कुछ बीजों को अंकुरित होने के लिए जरूरी गर्मी देती है, ताकि एक नया ज्यादा सेहतमंद जंगल उग सके। हमारे मन भी कभी-कभी एक पॉजिटिव डिसइंटीग्रेशन से गुजरते हैं, जहां पुराने पैटर्न टूटते हैं ताकि कुछ नया, कुछ बेहतर बन सके। तो चलिए इस अंदरूनी पहाड़ को समझने का सफर शुरू करते हैं। पहला कदम, ये पहाड़ है क्या? किताब कहती है पहाड़ आप ही हैं। ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कि हम खुद अपनी रुकावट कैसे। अक्सर लगता है शायद हम आलसी हैं या खुद से नफरत करते हैं, इसलिए अपने रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। पर यहाँ एक गहरा पॉइंट है। ये जो व्यवहार है, ये असल में किसी अचेतन जरूरत को पूरा कर रहा होता है। हाँ, वो कार्ल जंग की कहानी शायद यहाँ फिट बैठती है, जब वो स्कूल में बार बार बेहोश हो जाते थे। हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। ऊपर से बीमारी लगती थी, पर अंदर ही अंदर ये उनकी स्कूल ना जाने की इच्छा पूरी कर रही थी, अचेतन रूप से। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। आत्म तोड़फोड़ कोई नैतिक विफलता नहीं है। ये अक्सर एक बचाव तंत्र होता है, एक कॉपिंग मैकेनिज्म। ये एक तरीका है जिससे हम अपनी उन गहरी जरूरतों या डरों से निपटते हैं जिन्हें हम सीधे सीधे क्या कहते हैं एड्रेस नहीं कर पा रहे। जैसे कोई इंसान है जो बार बार अच्छे रिश्तों को खत्म कर देता है। क्यों? शायद उसे अकेले रह जाने का डर है, लेकिन साथ ही उसे खुद को खोजने की, अपनी आज़ादी की भी गहरी जरूरत है। या कोई अपनी कामयाबी के बिल्कुल करीब पहुंचकर सब बिगाड़ देता है। हाँ, ऐसा होता है। क्यों? शायद समाज की उम्मीदों का डर है, जबकि उसकी असली इच्छा कुछ और करने की है। तो ये तोड़फोड़ असल में उन जरूरतों को एक अजीब, बिगड़े हुए तरीके से पूरा करने की कोशिश है। और ये अक्सर हमारे अतीत के अनुभवों और उनसे जुड़े डरों से भी पैदा होता है ना। जैसे किताब में बताया है कि कैसे बचपन में सुने गए पैसे या सेहत को लेकर जो डर होते हैं, वो मन में बैठ जाते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए किसी ने हमेशा घर में पैसे की तंगी देखी, तो हो सकता है बड़े होकर वो अनजाने में ज्यादा पैसा कमाने से डरे, क्योंकि वो उसके लिए एक अनजानी, असुरक्षित चीज है। हाँ, कंफर्ट जोन से बाहर। या किसी ने अचानक बीमारी देखी हो, तो वो अच्छी सेहत को भी शक से देखेगा कि कहीं ये छिन न जाए। और फिर हमारा दिमाग, वो कंफर्मेशन बायस जिसे कहते हैं, हाँ, पुष्टिकरण पूर्वाग्रह, वो ऐसी ही चीजों पर ध्यान देता है जो इन डरों को सही साबित करें। बिल्कुल। और यहीं पर एक और दिलचस्प आइडिया आता है, जिसे गे हेंड्रिक्स ने अपर लिमिट कहा है। ये थोड़ी चौंकाने वाली बात है कि हम सिर्फ दुख से ही नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा खुशी या सफलता से भी डरते हैं। सच में? हाँ। खुशी से डर? हाँ, जैसे हमारे अंदर खुशी या कामयाबी सहने की एक अदृश्य सीमा हो। जब जिंदगी बहुत अच्छी होने लगती है, जब हम इस सीमा को पार करने लगते हैं, तो हम अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे हम वापस अपने पुराने जाने पहचाने दायरे में लौट आएं, भले ही वो कम सुखद हो। अच्छा। ये असल में अपरिचित चीजों के प्रति हमारा प्रतिरोध है, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। बदलाव शुरू में असहज लगता ही है। ओहो, तो ये पहाड़ सिर्फ हमारी सोच या डर ही नहीं, बल्कि हमारी खुशी सहने की क्षमता भी है। हाँ, ठीक है। तो हमने पहाड़ की पहचान की। अब बात करते हैं उन संकेतों की जिनसे पता चले कि हम इस अंदरूनी पहाड़ पर हैं, या यूं कहें कि हम सेल्फ सैबोटाज कर रहे हैं। क्या कुछ आम लक्षण हैं जिनसे हम इसे पहचान सकें? हाँ, बिल्कुल है। और ये संकेत अक्सर हमारी रोजमर्रा की आदतों में,
व्यवहार में छुपे होते हैं। जैसे कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई काम शुरू करने से पहले ही उसे एकदम परफेक्ट बनाने का दबाव, हाँ, होता है। इतना ज्यादा कि हम शुरू ही नहीं कर पाते। ये परफेक्शनिज्म या पूर्णतावाद एक आम संकेत है। या फिर बार बार अपनी जड़ें उखाड़ फेंकना, मतलब नौकरी बदलना, शहर बदलना, रिश्ते बदलना। जैसे ही चीजें जमने लगती हैं, हम भाग खड़े होते हैं। हाँ, जैसे टिकने से डर लगना। बिल्कुल, कहीं हम एक जगह टिक कर फलने फूलने ना लगें। कभी कभी हम जानबूझकर अपनी जिंदगी में अव्यवस्था बनाए रखते हैं, डिसऑर्गेनाइजेशन, जी, ताकि जरूरी कामों से बच सकें। बहाने बनाना। हाँ, नतीजों का सामना करने के बजाय बहाने घड़ना, जस्टिफिकेशन, जी, ये भी एक संकेत है। और एक और, गलत लोगों के साथ समय बिताना, जो हमारी सारी एनर्जी चूस लेते हैं। ये सब मानो पहाड़ पर चढ़ते हुए फिसलन भरी चट्टानें हैं, या खराब मौसम है जो हमें रोकता है। ये तो बड़ी आम चीजें लग रही हैं, जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर देते हैं रोज। जी। तो इनसे निपटने के लिए क्या चाहिए? कोई खास हुनर, कोई औजार इस चढ़ाई के लिए? हाँ, देखिए, इसके लिए सबसे जरूरी औजार हैं हमारे इमोशनल प्रोसेसिंग स्किल्स। भावनात्मक प्रसंस्करण कौशल। हाँ, मतलब अपनी मुश्किल भावनाओं को, डर, गुस्सा, उदासी, इनको संभालने की काबिलियत। अगर हम इन भावनाओं से भागते हैं या उन्हें दबाते हैं, तो हम उन जरूरी जोखिमों को उठाने से भी बचेंगे जो हमारे विकास के लिए जरूरी हैं। तो भावनाओं को संभालने का तरीका सीखना जरूरी है। पहला कदम, साफ साफ समझें कि हुआ क्या, महसूस क्या हो रहा है। फिर अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, वैलिडेट करें। गुस्सा है तो गुस्सा, दुखी है तो दुखी, ये ठीक है, ये मानवीय है। उन्हें गलत न समझें। बिल्कुल। और फिर सोचें कि अब इसे बेहतर कैसे बनाया जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए। ये भावनाओं को दोस्त बनाने जैसा है, दुश्मन नहीं। भावनाओं को दोस्त बनाना, ये दिलचस्प है। और इसी से जुड़ा एक और विचार है हमारी कोर कमिटमेंट्स और कोर नीड्स का। किताब बताती है कि अक्सर हमारी कुछ गहरी अचेतन प्रतिबद्धताएं होती हैं, जैसे हमेशा आज़ाद महसूस करने की जिद, या हमेशा सबकी ज़रूरत बने रहने की चाह, या हर चीज़ पर काबू रखने की कोशिश। हाँ, कंट्रोल। ये प्रतिबद्धताएं अक्सर हमारी असली गहरी ज़रूरतों को छुपा लेती हैं, जैसे स्वायत्तता की ज़रूरत, या प्यार और अपनेपन की ज़रूरत, या भरोसा करने और किए जाने की ज़रूरत। सही बात है। जब हमारी ये बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, तो वो अचेतन प्रतिबद्धताएं हावी हो जाती हैं और हमें तोड़फोड़ वाले रास्तों पर ले जाती हैं। ये अपने अंदर के पहाड़ का नक्शा पढ़ने जैसा है ना, कौन सी पगडंडी कहाँ ले जाती है, कौन सी घाटी गहरी है। बिल्कुल। और ये नक्शा हमें एक और अहम पड़ाव पर लाता है, अपने ट्रिगर्स को गाइड की तरह इस्तेमाल करना। ये एक कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार है कि जिन चीज़ों से हमें झुंझलाहट होती है, गुस्सा आता है या दुख होता है, हमारे ट्रिगर्स, वो असल में हमें आज़ादी की तरफ रास्ता दिखा सकते हैं। अच्छा। हाँ, नकारात्मक भावनाएं सिर्फ दर्द देने के लिए नहीं होती, वो ज़रूरी संदेश लेकर आती हैं। जैसे गुस्सा अक्सर तब आता है जब हमारी सीमाएं लांघी जाती हैं या कहीं अन्याय हो रहा होता है। उदासी हमें बताती है कि हमने कुछ खोया है और हमें शोक मनाने की जरूरत है। ईर्ष्या, वो शायद हमारी दबी हुई इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं की ओर इशारा करती है। और डर हमें दिखाता है कि हम असल में किस चीज की परवाह करते हैं, किसकी रक्षा करना चाहते हैं। तो ये ट्रिगर्स पहाड़ पर लगे दिशा संकेतों की तरह हैं। अगर हम उन्हें पढ़ना सीख लें तो वो हमें सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। वाह, मतलब जिन चीज़ों से हम भागते हैं वही हमें रास्ता दिखा सकते हैं। और किताब में ये भी बताया गया है कि हमारा अचेतन मन अक्सर इन्हीं तोड़फोड़ वाले व्यवहारों के जरिए हमसे बात करने की कोशिश करता है। जैसे बार बार किसी ऐसे रिश्ते में लौट जाना जो हमें नुकसान पहुंचाता है, शायद बचपन के किसी पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा हो। हाँ, हो सकता है। या हमेशा ऐसे लोगों की तरफ खिंचे चले जाना जो इमोशनली अनअवेलेबल है, शायद हमारे अपने सेल्फ वर्थ के इश्यूज को उठा रहा हो। सही पकड़ा आपने। ये व्यवहार असल में हमारे अनसुलझे मुद्दों के लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं। सफलता पाने के बाद भी अगर कोई नाखुश है तो शायद वो बाहरी तारीफ, एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे भाग रहा है, अंदरूनी खुशी के बजाय। अगर कोई लगातार जंक फूड खाता है या भावनात्मक रूप से खाली रिश्ते निभाता है, तो ये उसकी पोषण की गहरी अधूरी जरूरतों का संकेत हो सकता है। शारीरिक और भावनात्मक दोनों। ये सब रास्ते में बिखरे सुरागों की तरह हैं।
हमें जासूस बनके इन सुरागों का मतलब समझना होगा। लेकिन कई बार ये डर और सहज प्रवृत्ति मतलब इंस्टिंक्ट, इसमें फर्क करना मुश्किल हो जाता है। कैसे पता चले कि कोई एहसास हमें वाकई खतरे से आगाह कर रहा है या ये सिर्फ हमारा पुराना डर बोल रहा है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और किताब इसके बीच एक जरूरी फर्क बताती है। सहज प्रवृत्ति या अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, वो आमतौर पर वर्तमान क्षण में महसूस होता है, प्रेजेंट मोमेंट में। जी। ये शांत होता है और सीधा प्रतिक्रिया देता है, जैसे अचानक किसी रास्ते पर जाने का मन न करना या किसी इंसान से मिलते ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस होना। ये शरीर से आता है, गट फीलिंग जिसे कहते हैं। हाँ, कह सकते हैं। दूसरी तरफ भय, फियर, वो अक्सर भविष्य की चिंताओं से जुड़ा होता है, फ्यूचर फोकस्ड। वो शोर मचाता है, चिंताएं पैदा करता है, मन में कहानियां गढ़ता है। ये अक्सर हमारी कल्पनाओं और अतीत के अनुभवों पर आधारित होता है। अच्छा। हमें इन दोनों आवाजों में फर्क करना सीखना होगा। इंट्यूटिव विचार हमें रास्ता दिखाते हैं, जबकि वो घुसपैठ करने वाले चिंता भरे विचार, इंट्रूसिव थॉट्स, हमें उलझाते हैं। ये पहाड़ पर असली मौसम को पढ़ना सीखने जैसा है, बजाय इसके कि हम मन में ही तूफानों की कल्पना करते रहें। ठीक है, तो हमने पहाड़ को समझा, उसके संकेतों को पहचाना, ट्रिगर्स को गाइड की तरह इस्तेमाल करना सीखा और डर और सहज प्रवृत्ति का फर्क समझा। अब लगता है हम असल चढ़ाई के लिए तैयार हैं, यानी जरूरी हुनर बनाना और अतीत के बोझ को हल्का करना। यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का जिक्र आता है ना? अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और उन पर सोच समझकर हेल्दी तरीके से प्रतिक्रिया देना। बिल्कुल, भावनात्मक बुद्धिमत्ता इस चढ़ाई का एक बहुत जरूरी हुनर है, लेकिन इसमें एक चुनौती है, हमारा अपना दिमाग। अच्छा। हाँ, हमारा दिमाग आराम का आदी होता है। वो नई अपरिचित चीजों से बचता है, भले ही वो हमारे लिए अच्छी हों। इसे होमोस्टैटिक इंपल्स कहते हैं। दिमाग हमारी मानसिक स्थिति को एक जाने पहचाने दायरे में, कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। और डोपामाइन का भी खेल है। दिमाग हमें कुछ पाने या चाहने के लिए ज्यादा प्रेरित करता है, बजाय उसके जो हमारे पास है उसका आनंद लेने के। ये चढ़ाई के पीछे का विज्ञान को समझने जैसा है कि कौन सी अंदरूनी ताकतें हमें ऊपर जाने से रोक रही हैं या नीचे खींच रही हैं। तो इस प्रतिरोध के बावजूद बदलाव कैसे लाया जाए? क्या कोई बड़ा धमाका करना पड़ता है? कुछ एकदम से बदलना पड़ता है? नहीं, और यही सबसे राहत की बात है। किताब कहती है कि बदलाव बड़े धमाकों से नहीं आता। ये आता है छोटे छोटे लगातार किए गए माइक्रो शिफ्ट से, सूक्ष्म बदलावों से। वो कहानी सुनी है जिसमें 1 पैसा रोज 2 गुना होता है? हाँ, सुनी है। शुरू में कुछ खास नहीं लगता, पर महीने के अंत तक वो लाखों बन जाता है। ठीक वैसे ही रोजाना किए गए छोटे छोटे सकारात्मक काम, जैसे 5 मिनट ध्यान करना या 1 पन्ना पढ़ना या एक मुश्किल बातचीत करना, ये धीरे धीरे हमारी आदतें, हमारी सोच और हमारे आराम के दायरे को बदलते हैं। धीरे धीरे। हाँ, यहाँ एक और सिद्धांत काम करता है जिसे एंटी फ्रेजाइलिटी कहते हैं। मतलब जैसे हमारी मांसपेशियां कसरत से मजबूत होती हैं, वैसे ही हमारा मन भी चुनौतियों का सामना करके मजबूत होता है। अगर हम उसे हमेशा आराम में रखेंगे तो वो काल्पनिक मुश्किलें पैदा करने लगेगा। और हाँ, जब हम सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो शुरू में थोड़ी असहजता महसूस होती है। इसे एडजस्टमेंट शॉक कहते हैं। ये सामान्य है जब तक कि वो नया बदलाव हमारा नया नॉर्मल न बन जाए। तो असल चढ़ाई की तकनीक यही है, छोटे स्थिर कदम, लगातार आगे बढ़ते रहना। छोटे कदम लगातार, ये करने लायक लगता है, मुश्किल नहीं लगता। चढ़ाई का एक और जरूरी हिस्सा है अतीत के बोझ को हल्का करना। कई बार पुरानी बातें, पुराने दुख हमें आगे नहीं बढ़ने देते। किताब इस बारे में क्या कहती है? क्या हम जबरदस्ती अतीत को भुला सकते हैं? जबरदस्ती कुछ नहीं होता, खासकर भावनाओं के मामले में तो बिल्कुल नहीं। किताब का नजरिया थोड़ा अलग है। हम अतीत को मिटा नहीं सकते, लेकिन हम एक ऐसा नया वर्तमान और भविष्य बना सकते हैं जो इतना भरपूर हो कि अतीत की छाया अपने आप फीकी पड़ जाए। मतलब उस पर फोकस हटाना। हाँ, एक तरह से। एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक तकनीक भी सुझाई गई है। अपनी किसी दर्दनाक याद में वापस जाएं और कल्पना करें कि आप अपने उस छोटे डरे हुए स्व से मिल रहे हैं। उसे वो समझ, वो हौसला दें जिसकी उसे उस वक्त जरूरत थी, जो आज आपके पास है। अपने छोटे रूप को सलाह देना। हाँ, याद रखें, ठीक होने का मतलब ये नहीं कि आप वापस वैसे ही हो जाएं जैसे चोट लगने से पहले थे। इसका मतलब है कि आप उस अनुभव से सीखकर कुछ नए, ज्यादा मजबूत बन गए हैं। ये अपने बैकपैक से गैर जरूरी पत्थर निकालकर फेंकने जैसा है,
ताकि चढ़ाई हल्की और आसान हो जाए। और ये भी जरूरी है कि आगे बढ़ना किसी से बदला लेने के लिए ना हो। आजकल ग्लो अप की बड़ी बात होती है, लेकिन क्या असली बदलाव सिर्फ बाहरी होता है? बिल्कुल नहीं। किताब इस पर बहुत जोर देती है कि असली ग्लो अप अंदरूनी होता है। सच्ची तरक्की बाहरी दिखावे या दूसरों को जलाने में नहीं है, बल्कि अपने अंदर शांति और संतोष पाने में है। हमें दूसरों की राय या तारीफ से ज्यादा अपनी अंदरूनी भावनाओं को अहमियत देनी होगी। ये चढ़ाई हमें दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करनी है, ये खुद को पाने के लिए करनी है। शिखर पर पहुंचने का मजा अकेले महसूस करने में है, तालियों की गूंज में नहीं। खुद को पाने के लिए चढ़ाई, ये बहुत सुंदर बात है। और इस तरह हम पहुंचते हैं शिखर के अनुभव के करीब, यानी सेल्फ मास्टरी की ओर, आत्मनिपुणता। यहाँ एक नए भविष्य को बनाने की बात आती है। किताब एक तरीका बताती है, विजुअलाइजेशन। कल्पना करें कि आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल फ्यूचर सेल्फ से मिल रहे हैं, वो इंसान जो आप बन सकते हैं अपनी पूरी क्षमता के साथ। और फिर खुद से पूछें, मेरा वो सबसे शक्तिशाली, सबसे शांत, सबसे समझदार स्व इस मुश्किल घड़ी में क्या करता? और फिर कल्पना में उसे अपने जीवन की चाबियां सौंप दें। दिलचस्प तकनीक है। हाँ, ये शिखर पर पहुंचकर दिखने वाले नज़ारे की कल्पना करने जैसा है, जो हमें आखिरी कुछ कदम बढ़ाने की हिम्मत देता है। और शिखर पर पहुंचकर वहां टिके रहने के लिए जरूरी है सिद्धांतों को अपनाना, प्रिंसिपल्स। सिद्धांत यानी जीवन के वो बुनियादी नियम, वो कारण और प्रभाव के सच जो हमें रास्ता दिखाते हैं। ये क्षणिक मोटिवेशन या भावनाओं के उतार चढ़ाव से ज्यादा स्थायी होते हैं। जैसे आर्थिक सिद्धांत, अपनी कमाई से कम खर्च करना, या रिश्तों का सिद्धांत, अपने आत्मसम्मान के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना। किताब ये भी कहती है कि जीवन का उद्देश्य, पर्पस ढूंढना कोई एक खास नौकरी पाना नहीं है, बल्कि ये अपने हुनर, अपनी रुचियों और दुनिया की जरूरतों के बीच एक तालमेल बैठाना है। और अक्सर ये उद्देश्य हमें बड़ी चुनौतियों से गुजरने के बाद ही मिलता है। अच्छा, ये चढ़ाई के बाद जीने के लिए अपने नियम बनाने जैसा है, ताकि हम उस ऊंचाई पर संतुलन बनाए रख सकें। और फिर आखिरकार आती है आत्मनिपुणता की अवस्था, सेल्फ मास्टरी। क्या इसका मतलब है कि हमें कभी गुस्सा या दुख महसूस नहीं होगा, एकदम शांत? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आत्मनिपुणता भावनाओं को दबाना नहीं है, वो तो अचेतन रूप से होता है और नुकसानदेह है, बल्कि ये अपने व्यवहार को सचेत रूप से नियंत्रित करना है, कॉन्शियस कंट्रोल। इसका मतलब है अपनी भावनाओं को महसूस करना, उन्हें समझना, यानी सचेत जागरूकता, और फिर ये चुनना कि आप उन पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट नहीं। मजबूत होने का मतलब हमेशा खुश रहना नहीं है, बल्कि मुश्किल और जटिल भावनाओं को भी शांति और समझदारी से संभालने की क्षमता विकसित करना है। तो मानसिक शक्ति के कुछ मुख्य पहलू क्या हैं, अगर संक्षेप में बताना हो? किताब कई बातें बताती है, जैसे आगे की योजना बनाना, विनम्रता, ह्यूमिलिटी, ये समझना कि दुनिया आपके इर्द गिर्द नहीं घूमती, जरूरत पड़ने पर मदद मांगना, अपनी गलत सोच, लॉजिकल फैलेसीज को चुनौती देना, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना, भावनाओं को महसूस करना और उन्हें प्रोसेस करना, सिर्फ सोचना नहीं बल्कि महसूस करना। हाँ, सुधार पर ध्यान देना, अतीत में अटके रहने के बजाय, अपनी बात कहना सीखना, जल्दबाजी न करना, और हाँ, मुश्किलों और ट्रिगर्स को खतरे के बजाय विकास के मौकों के रूप में देखना। ये सब मिलकर उस ज्ञान को दर्शाते हैं जो हमने चढ़ाई के दौरान सीखा है। और जब हम ये सब सीख लेते हैं तो शायद हम असल में जीवन का आनंद लेना शुरू कर सकते हैं। सही मायने में किताब का आखिरी संदेश शायद यही है, खुशी के पीछे भागना बंद करें और उसे खुद आने दें। वर्तमान पल में जिएं, बी प्रेजेंट। हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ें, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढें, अच्छे सच्चे रिश्तों को सींचें, नर्चर करें, सीखते रहें। हमेशा चुनौतियों को बदलाव और विकास के अवसर के रूप में देखें। ध्यान दें कि आपकी ऊर्जा कहाँ जा रही है, और हाँ, आराम, खेल और सिर्फ होने के लिए समय जरूर निकालें। इस शिखर पर पहुंचकर सिर्फ नज़ारे का नहीं, बल्कि पूरी यात्रा का और खुद अपने होने का आनंद लेने जैसा है। तो ये थी हमारी यात्रा, अपने अंदर के पहाड़ यानी आत्म तोड़फोड़ को समझने से लेकर उसके संकेतों को पहचानने, ट्रिगर्स को गाइड बनाने, फिर जरूरी हुनर सीखकर और अतीत को हल्का करके चढ़ाई करने, और आखिरकार आत्मनिपुणता और जीवन के आनंद तक पहुंचने की। मूल संदेश, जैसा हमने शुरू में कहा था, बहुत सीधा और शक्तिशाली है। पहाड़ आप ही है,
और उस पर विजय पाने का मतलब है खुद पर विजय पाना। और यहाँ मैं एक आखिरी विचार जोड़ना चाहूंगा जो इस पूरी चर्चा का सार हो सकता है। क्या हो अगर असली शिखर कोई मंजिल हो ही नहीं? क्या हो अगर असली इनाम ये चढ़ाई की प्रक्रिया ही हो? वो इंसान बनना जो हमें सफर के दौरान बन जाते हैं। आत्मनिपुणता शायद कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नया नजरिया है जहां से हमें और भी ऊंचे और भी रोमांचक पहाड़ दिखाई देने लगते हैं। हमारे अंदरूनी विकास की नई संभावनाएं। इसी गहरे विचार के साथ हम ब्रायना बीस्ट की द माउंटेन इज यू के इस अन्वेषण का समापन करते हैं। उम्मीद है कि ये कहानीनुमा सफर आपको प्रेरणा देगा, स्पष्टता देगा और शायद अपने अंदर के पहाड़ को समझने और उस पर चढ़ाई शुरू करने में मदद करेगा।